भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने तमाम अफवाहें जो जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन जो 5 अगस्त 2019 को हुई थी और 31 अक्टूबर 2019 से जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था और जिसका समापन 31 अक्टूबर 2020 को हुआ था, उसके बाद जो बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी, रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है, उसको लेकर हमने उनसे बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने अपनी बातचीत में क्या कुछ स्ट्रेट लाइन को इन तमाम अफवाहों पर और इन तमाम अफवाहों के बाद पीएजीडी की मीटिंग को लेकर क्या कहा। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करने के लिए उनके निवास पर जाएंगे। और ये निवास पर क्यों जा रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ अफवाहें उड़ रही हैं। उन अफवाहों के चलते वो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करने जा रहे हैं। यानी एक लोकसभा क्षेत्र के मेंबर पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक नहीं कई बार जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के बाद जम्मू कश्मीर के में क्षेत्रीय दलों में सबसे बड़ा दल नेशनल कॉन्फ्रेंस को लीड करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। क्या उनको अफवाहों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अफवाहों को मान्यता देनी चाहिए, जिन अफवाहों के चलते पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल हो, उनका सोशल मीडिया हो, हर तरह की खबरें चला रहा है। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। सेठी साहब, अफवाहों पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती से मिलने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ तो अफवाहें जो हैं वो खुद ही जानबूझ के उड़ाई जाती हैं और कुछ जो है उनके ऊपर यकीन करना या एक्ट करने। कश्मीर में पिछले कुछ रोज से कुछ अफवाहें जो हैं वो जानबूझ के उड़ाई जा रही हैं ताकि लोगों को, क्योंकि पिछली काफी देर से कश्मीर में शांति है, लोग जो हैं अब वो सेपरेटिज्म और मिलिटेंसी के उकसावे में नहीं आते और पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो कश्मीर में ऑलमोस्ट डिफेक्ट हो चुकी हैं। कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां पे कोविड के चलते हुए भी इन लोगों ने कोई काम बीच में आके किया नहीं लोगों के बीच में। अब लोगों को उकसाने के लिए ये अफवाहें फैलाई जाती है, दोबारा रीऑर्गेनाइजेशन होगी, जम्मू स्टेट बन जाएगा और कश्मीर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा या कश्मीर अलग से यूटी बन जाएगी। फिर ये भी है कि कश्मीर के 3 हिस्से किए जाएंगे, एक जम्मू को दिया जाएगा, एक लद्दाख को, और सेंट्रल कश्मीर जो है कोई अलग से यूटी बन जाएगी। बीच में ये भी चली कि स्टेट बनने वाली है, जम्मू कश्मीर जो है वो भी उसको स्टेट बना देंगे। लेकिन ये अफवाहें जो है वो लोग, एक तो जिनका मोटिव है कि लोगों को उकसाना, दूसरा पॉलिटिकल सोच नहीं है। जब ये डिक्लेयर पार्लियामेंट में हो गया कि जम्मू की टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी विद, और वो असेंबली की सीटें भी जो हैं वो आइडेंटिफाई हो गई और उन सीटों के ऊपर डिलिमिटेशन चल रही है, फाइनल स्टेज के ऊपर है। उसके बाद संशय होनी नहीं चाहिए, कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसके बारे में कि डिलिमिटेशन प्रोसेस के खत्म होने के बाद असेंबली यहाँ पे बनेगी, असेंबली होंगे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। बाकी जो चीजें फैलाई जाती हैं जानबूझ के, और ऐसी ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं कि जिसके ऊपर कोई भी जो शाउर रखता है सियासी, वो कभी यकीन करेगा भी नहीं, लेकिन लोगों में बांटी जाती हैं। अब मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब भी कुछ अफवाहें जो हैं वो खुद ही जानबूझ के, ऐसा नहीं मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब को सियासी नहीं है, सियासी कैटरेक्ट इतना ज्यादा है कि उनको समझ ग्राउंड रियलिटी, लेकिन कुछ चीजें उनको सूट करती हैं पॉलिटिकली, इसलिए वो अफवाहों के बाजार को जो है वो थोड़ी हवा देते हैं। जो कश्मीर की सियासी जमात थी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो गुपकार अलायंस के नाम के ऊपर। उस गुपकार अलायंस में जब डीडीसी के इलेक्शन हो रहे थे, सारी पार्टी जो है कश्मीर की मिली और मिलके इकट्ठे इन्होंने, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, क्योंकि आइडियोलॉजिकली तो इनमें कंपेटेबिलिटी है नहीं, आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस इतने ज्यादा थे कि चल भी नहीं सकते। देखा कि डीडीसी इलेक्शन होने के बाद जो है वो लगातार इनमें बिखराव शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया। आज तो एक दूसरे को गाली निकालते हैं। अब जबकि डॉक्टर फारूक को ये समझ है
है कि डिलिमिटेशन जो है वो कंप्लीशन, और ये हो सकता है कि इलेक्शंस जो हैं वो जल्दी हो जाएं जम्मू कश्मीर में, ये इनको ऐसा लगता है क्योंकि इनकी तो ये अब दोबारा उस तरह का कोई गठबंधन बनाने के चक्कर में है कि दोबारा कोई अलायंस बन जाए, और ये डर का माहौल जो है कश्मीर में जानबूझ के तैयार किया है। डर के माहौल में ये कोई और फिर उस अलायंस के साथ लोग आके जुड़ना शुरू हो जाएं इस डर की वजह से कि अगर हमने इस अलायंस के साथ हम नहीं गए तो कहीं रीऑर्गेनाइजेशन दोबारा नहीं है, टूट नहीं जाए। ये बिल्कुल गलत बात है, लोग समझते हैं इस चीज को, ये सियासी स्लोगन्स हैं। इस सियासी स्लोगन्स के अलावा जो है वो कोई बात नहीं है। डॉक्टर फारूक, जैसे कि खबर भी आ रही है कि डॉक्टर फारूक साहब जो है वो महबूबा मुफ्ती जी से मिलने के लिए आज जा रहे हैं, तो बात इन्होंने वही करनी है कि दोबारा क्या कोई अलायंस बन सकती है, कोई लेन देन जो है, लेन देन की बातें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो गुपकार अलायंस का लोगों ने जो टेस्ट किया है, द पीपल हैव टेस्टेड दिस अलायंस एंड द पीपल नाउ वेरी क्लियरली कि ये वर्केबल अलायंस नहीं है। ये डीटीसी के इलेक्शन में भी वर्क नहीं कर पाई, तो असेंबली के इलेक्शन में कहां से वर्क कर पाएगी, क्योंकि आइडियोलॉजिकल कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ लड़के पूरी उम्र जिन्होंने काम किया है वो एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं। शेठ साहब, जैसा कि आपने कहा कि आइडियोलॉजिकल और बहुत सारी और भी बातें आपने कही, लेकिन आपसे समझना चाहूंगा कि 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से अचानक लोकसभा में बिल आया और उसके बाद पारित हुआ और उसके बाद की सारी डेवलपमेंट्स हुई, क्या आप ये मानेंगे कि आज जो स्थिरता है या जो कश्मीर के जितने भी राजनीतिक दल हैं जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं इन हालात में, क्या ऐसा तो नहीं है कि उन्हें हर समय ऐसा लगता है कि कुछ केंद्र से कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है? तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लोकसभा को भी समझते हैं, भारत के संविधान को भी जानते हैं। जब जम्मू कश्मीर के को यूनियन टेरिटरी बनाने की बात आई तो संविधान को अमेंड किया गया और संविधान के ही अनुच्छेद का इस्तेमाल संविधान को अमेंड करने के लिए किया गया। तो जब अभी तक केंद्र सरकार ने कोई असंवैधानिक कदम जम्मू कश्मीर के मामले में नहीं उठाया, तो अब इस समय जब डीलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है और डीलिमिटेशन मुकम्मल होने वाली है, तो अचानक ये बीच में ये शगुफा उड़ाना कि जी कश्मीर के ये रीजन उसके साथ जा रहा है, पंजाब से 2 डिस्ट्रिक्ट काटे जा रहे हैं, हिमाचल से 1 डिस्ट्रिक्ट काटा जा रहा है, और ये ट्विटर पे भी चल रहा है, ये फेसबुक के ऊपर भी चल रहा है। एक तो ये कि आप इन अफवाहों को जिस तरीके से उड़ाया जा रहा है उसको लेकर आप कश्मीर घाटी के नेताओं की सोच के बारे में क्या कहेंगे? और दूसरा, ये अफवाहें उड़ रही हैं और प्रशासन चुप्पी साधे हुए है, प्रशासन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। भाई आप ट्विटर के ऊपर अफवाह फैला रहे हो, आप सोशल मीडिया के ऊपर इस सब को प्रमोट कर रहे हो, इससे हालात बिगड़ सकते हैं, हालात खराब हो सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस मामले में प्रशासन को क्या करना चाहिए? पहले तो जो कश्मीर का जितने भी राजनीतिक लोग हैं कश्मीर घाटी में, आखिरकार वो इन अफवाहों को हवा क्यों दे रहे हैं? देख देखें, कश्मीर की सियासी हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो ये कोई नई बात नहीं है। ये 1947 या उससे भी पहले से शुरू हो जाती। कश्मीरियों को हमेशा डरा के, मैं कश्मीर घाटी की बात, हमेशा डरा के इकट्ठा करने की कोशिश की गई। सियासी ये असूल जो है सभी पार्टीज का यही रहा कि आप डर, खौफ का माहौल पैदा करो और फिर ये उम्मीद करो कि सारे के सारे इकट्ठे होकर आपके साथ चलें। आज भी कोशिश यही है। उनको पता है कि अगर पीस खौफ का माहौल नहीं रहेगा तो आम आदमी जो है वो जाएगा डेवलपमेंट के साथ, वो जाएगा गुड गवर्नेंस के साथ। डर के माहौल में जो है वो गुड गवर्नेंस और बाकी जो सारी पीछे चले जाते हैं, और डर का माहौल जो है वो आगे ले आता है, और फिर इस तरह की सियासी पार्टीज जो हैं ये अपनी सियासत करती हैं। जो कश्मीर की सियासी जमात है उनको है चेंज, अभी देखें हम लोग इसको क्लियरली समझते हैं, कोई रेडिकल चेंज को बड़ी चेंज जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं होने वाली। ये सभी को पता है, को भी जो अफवाहें बनाते हैं उनको भी पता है, लेकिन इनको अफवाह चलाना सूट करता है। ये लोगों को गुमराह करने की पॉलिटिक्स करते आए हैं, लोगों को गुमराह करने की पॉलिटिक्स, और लोगों को गुमराह करके अगर ये इनको लगता है कि उससे कोई सियासी फायदा हो जाएगा, तो अब हालात वो नहीं है जो 370 से पहले हो। लेकिन लोगों लेकिन
लेकिन 370 था और लोगों ने देखा कि 370 के टूटने के बाद जो लोगों को डाउट्स थे, जो लोगों में डर पैदा किया गया कि 370 टूटने के बाद पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा, लोगों ने देखा कि कोई नहीं हुआ, 370 टूटने का फायदा हुआ। तो कोविड बीच में आ गया, अगर कोविड नहीं आता तो स्टेबिलिटी जो है, आपने देखा कि पिछले साल लास्ट में जाके टूरिज्म जो है वो कितना ज्यादा स्टेबल हो चुका था कश्मीर में भी। आने वाले दिनों में ही हम कोविड की वेव से बाहर निकलते हैं, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी जम्मू कश्मीर में आएगी, डेवलपमेंट के काम भी होंगे, लोगों को रियल गवर्नेंस मिलेगी। लोग आज गवर्नमेंट का वो चेहरा देख रहे हैं कि जिसमें व्यापक तौर के ऊपर, बड़े तौर के ऊपर जो है वो करप्शन नहीं। आने वाले दिनों में इसको बेहतर बेहतर किया जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज आपको कह, ये अफवाहें जो है, ये ऐसा नहीं है कि कोई सेवन उड़ती है, ये ऐसा नहीं है कि अनइंटेंशनल जो है ये अफवाहें उड़ रही हैं, ये जानबूझ के उड़ाई जाती हैं। या तो जो सियासतदान है वो उड़ाते हैं, या जो सियासतदानों के जो जो पिट्ठू होते हैं, जो उनके काम करने वाले होते हैं आगे से, वो गवर्नमेंट मुलाजिम भी हो सकता है, वो बिजनेस में भी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये अफवाहें वहां से शुरू होती हैं और फिर जिसने उड़ाई होती है वो उसको आगे से पकड़। लेकिन सेठ साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अभी तक जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को डील किया है, हर बार एक सरप्राइज मिलता है। 5 अगस्त को एक सरप्राइज मिला, उसके बाद सत्यपाल मलिक यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वो राज्यपाल का सपना देखने लगे, सपना टूट गया, मुर्मू साहब आ गए, मुर्मू साहब काम कर रहे थे, अचानक मुर्मू साहब की छुट्टी हो गई, वो चले गए, लगने लगा सब ठीक ठाक है। और अब जब आप स्ट्रेटेजिकली एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचे थे जहां आने वाले समय में आपने चुनाव कराने हैं, जहां आने वाले समय में डिलिमिटेशन का काम मुकम्मल होना है, तो एक और सरप्राइज कि आपने पूर्व चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम को यहां से ओएसटी बनाकर कॉमर्स मिनिस्ट्री में भेज दिया। तो ये जो सरप्राइजेस मिलते हैं, कहीं ये तो नहीं है कारण कि लोग कोई भी अफवाह उड़े फौरन उस अफवाह को बहुत बड़ा बना देते हैं? मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली हैं जी, सीएस दिल्ली हैं जी, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या ये कारण तो नहीं है? बिकॉज न्यू दिल्ली हैज बीन स्प्रिंगिंग सरप्राइजेस। सो क्या इस कारण तो नहीं कहीं ये है कि लोगों के बीच में इस तरह का माहौल बन जाता है? देखिए, मैं आपकी बात को बड़ा सीरियसली लेते हुए कोशिश करता हूं कि इसके सभी पहलुओं को तो 5 अगस्त को फैसला किया गया, अगर आप उसको सियासी सरप्राइज कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, मुझे कोई उसमें इतराज नहीं है। हमारा आइडियोलॉजिकल स्टैंड था, हमने अपना आइडियोलॉजिकल स्टैंड जो है उसको पूरा किया। और ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इंटरेस्टेड थी तो इसलिए 5 अगस्त को ये फैसला हुआ। पूरे का पूरा इंडिया इंटरेस्टेड था तो इसलिए ये फैसला हुआ था 5 अगस्त का। ये किसी एक पार्टी विशेष का आज से नहीं 70 साल से था कि 370 की वजह से या 35 की वजह से भारत का एक टुकड़ा भारत में रहते हुए भी अलग थलग होने की कोशिश करता है और जिसकी गई है। भारत के हर हिस्से से बच्चे जो यहाँ पे आते थे सर्विस करने के लिए, डिफेंस फोर्सेज में होंगे, पैरामिलिट्री में होंगे, उनकी जाने गई है। कश्मीर की बर्फ में जो है पूरे हिंदुस्तान के से आए हुए जो हमारे भाई तो ये पूरे हिंदुस्तान की ये उम्मीद थी, आशा थी, उनका प्रण था कि हमने 370 और 35 को खत्म करना है। अगर आप उसको सियासी सरप्राइज कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आइडियोलॉजिकल हमारा स्टैंड जरूर था, लेकिन ये नेशनल इंटीग्रिटी, कंप्लीट इंटीग्रेशन की तरफ एक बड़ा कदम था। जो बाकी चीजों के ऊपर आपने इशारा किया वो रूटीन की एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं। एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। अगर सत्यपाल मलिक जी की आप बात करें तो सत्यपाल चल रहा था तो ये जरूरत फील की गई एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के ऊपर, जब आपने गवर्नर से लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन लाई तो फिर उस टाइम पे गवर्नमेंट का फैसला था कि जो है वो बेटर डिलीवर कर सकते हैं। गवर्नमेंट इज ऑलवेज ट्राइंग टू गेट बेटर डिलीवरी। तो उसी के चक्कर में जो है वो मुर्मू साहब की जगह रिप्लेस किया गया मनोज सिन्हा साहब को, ये सोचते हुए कि मनोज साहब कश्मीर के लिए ज्यादा बेहतर काम कर सकते। अब ये सारे का सारा जो अफवाहों का सिलसिला शुरू इस तरह होता है कि सुब्रमण्यम साहब जो चीफ सेक्रेटरी थे जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने 370 के बारे में काम किया, और ये आम राय ये है कि 370 को खत्म करने में, 35 को खत्म करने में उनका भी एक बड़ा पिवटल, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में पीस और प्रोग्रेस और डेवलपमेंट लानी, उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब का बड़ा एक महत्वपूर्ण जो है वो उन्होंने अपना हिस्सा प्ले किया। तो अब जब चीफ सेक्रेटरी साहब को यहाँ से ट्रांसफर किया जाता है, उम्मीद होगी कि चीफ सेक्रेटरी साहब शायद एक पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा हुआ आदमी दिखता है, जिसके रिमूव करने का मतलब है कि अब पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो चेंज होने वाला है।
देखिए, मुझे नहीं, सुब्रमण्यम साहब जो है वो एक बेटर पोजीशन पे गए हैं। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर से अब वो यूनियन सेक्रेटरी की पोजीशन पे गए हैं। वो यूनियन में बैठे, क्योंकि उनका लगता है कि उनका काम देख के जम्मू कश्मीर में जैसा उन्होंने काम किया है, उनको शाबाशी देने की कोशिश है। उनको प्रेज करने वाली बात है कि उनको आप सेंट्रल पोजीशन मिनिस्ट्री में, जो कि इस टाइम पे अगर जब हिंदुस्तान के पूरे हालात देखेंगे कि कोविड के चलते हुए कॉमर्स मिनिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, जहां पे जाके वो बैठ के काम करेंगे। ये रूटीन चेंजेस को आप सरप्राइजेस अगर समझना चाहते हैं तो जो भी समझना चाहता है ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन ये रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, आप जब डिलिमिटेशन प्रोसेस शुरू हुई तो उसको होना है ना। डिलिमिटेशन प्रोसेस तो नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो डिलिमिटेशन प्रोसेस को खत्म जब शुरू हुई थी तो उसको खत्म होना था। अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल कॉन्फ्रेंस करती तो हो सकता है वो जल्दी हो जाता। इन लोगों ने डिलिमिटेशन से अपने आप को अलग थलग, अब डिलिमिटेशन प्रोसेस खत्म होने की तरफ जो है वो अग्रसर है, काफी आगे तक वो बढ़ चुके हैं, काफी उनकी हुई है। अभी पीछे भी मीटिंग 2-3 दिन पहले, तो जैसे ही डिलिमिटेशन खत्म होगी, व्हाट विल बी लेफ्ट देन? यू हैव टू होल्ड इलेक्शन। तो इस बिल्कुल जिन लाइन के ऊपर जो है इसको चलना चाहिए, ये इंडिकेटेड लाइंस के ऊपर ही काम हो रहे हैं और आने वाले दिनों में ज्यादा बेहतर काम होंगे। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये र्यूमर मॉन्गरिंग की जगह जो है बेहतर होगा कि ये सियासी काम करे, लोगों के बीच में जाएं। इस टाइम लोगों को तकलीफ है कोविड की, उनका साथ दें, उनके साथ खड़े हों। जम्मू खित्ते की अगर आप बात करें तो ज्यादा तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ जो है खड़ी है, लोगों के साथ खड़ी दिखती भी है। कश्मीर खित्ते में भी हम काम करते हैं, लेकिन कश्मीर खित्ते में खासकर अगर बात करें तो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी या पीडीपी होगी या बाकी जितनी पार्टीज होंगी, कोई जनता के साथ जो है वो खड़ा नहीं। मुसीबत की घड़ी में सभी ने कश्मीर की जनता को जो है वो भगवान के, खुदा के हवाले छोड़ दिया है। ये कोई सियासत नहीं है, हम इतना जरूर कहना चाहेंगे इस बारे में। सेठ साहब, जैसे आपने कहा कि ये कोई सियासत नहीं है, आपसे एक और चीज यहाँ पे समझना चाहूंगा कि क्या ये मान के चले कि जितने भी फॉर्मूलाज अलग अलग तरह के जो हैं वो डिवाइस करके, और उसमें पत्रकारों का भी एक समूह है, पत्रकारों का भी एक ग्रोह है जो अलग अलग तरह की चीजें जो है फेसबुक के ऊपर लिख रहे हैं, ये संभव नहीं है, ये संभव है, ऐसा लगता है सिर्फ वो फॉर्मूला डिवाइस कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूंगा कि क्या बहुत बड़ी तादाद में इस समय जो कश्मीर घाटी में आपको लोग देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, बाहर दुनिया में आपको लोग देख रहे हैं, क्या ये मानकर चलें कि जितनी भी कवायद है ये डीलिमिटेशन की है और डीलिमिटेशन के बाद फौरन चुनाव जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे? देखिए, 100% अब इस चीज को लेके चलिए कि डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो काफी एडवांस स्टेज के ऊपर है। जैसे ही डिलिमिटेशन प्रोसेस खत्म होती है, जम्मू कश्मीर में असेंबली में इलेक्शन होने हैं। इसके अलावा अगर कोई ये देखना चाहता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कुछ यूनिट्स जो है वो जम्मू कश्मीर से बाहर गई थी और वो जम्मू कश्मीर में वापस आ रही है और उससे कुछ मतलब निकालना चाहिए, ये छोटी सोच है, ऐसी बात है नहीं। आप जानबूझ के एक सिचुएशन को खराब करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट देना चाहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सियासी सोच अपनी मजबूत रखिए। जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है वो एक प्लान्ड डेवलपमेंट के हिसाब से हो रहा है, वो प्लान्ड डेवलपमेंट जो कि पार्लियामेंट फैसले के बाद हुई थी। आज जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद के जो हालात है, तो वो तो उसी लाइन पे चलते हैं जो पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था। कौन सी चीज है जो सरप्राइजिंग है? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल सरप्राइज तो है नहीं।